morning everyone, this is Siddharth Sharma, Director of Shalom, an institute for bank, SSC, allied and other government exams. हम लोग असिस्टेंट मैनेजर के इंग्लिश क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। उसमें मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं और ये तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो के अंदर हम लोग 24 से लेकर 32 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ यू कम हियर इन द मॉर्निंग, अगर तुम मॉर्निंग में यहाँ पर आते हो, यू ब्लैंक क्लाउड ऑल ओवर द वैली, तो आपको पूरी वैली के अंदर क्या मिलेंगे? आपको पूरी वैली के अंदर क्लाउड्स मिलेंगे। इसने बोला है कि अगर तुम मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर आओगे ना, तो पूरे वैली के अंदर तुम्हें क्लाउड्स ही मिलेंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग दूसरे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जिससे मैं आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, इफ you pull the tail of a cat, comma, it blank scratch you। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? इफ यू पुल द टेल ऑफ a cat, अगर आप कैट की टेल को खींचोगे, कॉमा, इट विल स्क्रैच यू, ये आपको क्या करेगी? स्क्रैच करेगी। तो एक चीज नोटिस करो आप लोग, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर काउंट किए जाते हैं। आपका जो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिया गया है ना, ये कंडीशनल क्लॉज से दिया गया है, कंडीशनल सेंटेंसेस से दिया गया है। आप देखो, जो ये आपका सेंटेंस है 2 क्लॉज से मिलकर बना है। ये आपका सेंटेंस 2 क्लॉज से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका इफ यू पुल द टेल ऑफ अ कैट, तो ये तो हो गई आपकी कंडीशनल क्लॉज, ये हो जाएगी आपकी कंडीशनल क्लॉज। और दूसरी वाली कहलाती है हमारी मेन क्लॉज। ठीक है, क्या कहलाती है? मेन क्लॉज। कैसे पता लगाता है कौन सी कंडीशनल क्लॉज होगी? आप खुद ही पढ़ के देखिए। मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप मेरे साथ मार्केट चलोगे तो ही मैं जाऊंगा मार्केट। ठीक है, अगर आप मेरे साथ मार्केट चलोगे तो ही मैं मार्केट जाऊंगा। तो मैंने कंडीशन कहां लगाई? मैंने कंडीशन ये लगाई कि आपको मेरे साथ मार्केट चलना पड़ेगा। तो वही हमारा कंडीशनल क्लॉज कहलाता है। इफ यू पुल द टेल ऑफ ए कैट, अगर आप कैट की टेल को खींचोगे तो वो आपको स्क्रैच करेगी। तो पहले तो आप खींचो, ठीक है, उसके बाद स्क्रैच करेगी। तो इसका मतलब कंडीशन कहां लगा दी? अगर आप खींचोगे तो ये है वो वाला वर्ड जो कंडीशन को बता रहा है। और कंडीशनल क्लॉज के बाद में एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, भले ही कंडीशनल क्लॉज किसी भी टेंस में चली जाए लेकिन कभी फ्यूचर टेंस में नहीं जाती। इस बात का ध्यान रहे कि कंडीशनल क्लॉज आप कभी भी फ्यूचर टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कि इस क्लॉज में मैं कभी भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब इसने ये वाली गलती तो यहां पर दी नहीं है। आपको क्या देखना था? यहां पर आपको देखना था, किसने बोला इफ यू पुल द टेल ऑफ अ कैट, इसने यहां पर किसका इस्तेमाल किया है? इसने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर? तो कंडीशन क्या निकल के आती है? अब फॉर्मूला ये निकल के आता है कि आपका अगर कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, कंडीशनल जो क्लॉज है आपका, कंडीशनल क्लॉज अगर वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, तो जो आपका मेन क्लॉज होता है, वो किस में जाता है? वो आपका फ्यूचर टेंस में जाता है। कौन से टेंस में जाता है? वो आपका जाता है फ्यूचर टेंस में। ठीक है, जो आपका मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज किस में जाएगा? ये जाएगा आपका फ्यूचर टेंस के अंदर। तो विल या शैल के बाद हम लोग V1 का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने देखा कि कंडीशन क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब मेन क्लॉज किस में जाएगा? फ्यूचर टेंस में जाएगा। तो मुझे स्क्रैच का क्या लिखना पड़ेगा? इट विल स्क्रैच, इट विल स्क्रैच यू। तो सेम क्वेश्चन यहां पर था, इफ यू कम हियर इन द मॉर्निंग, अगर तुम मॉर्निंग में आओगे, तो इसने यहां पर किसका इस्तेमाल किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। और कंडीशनल क्लॉज कौन सी है? अगर तुम मॉर्निंग के अंदर आओगे, तो पहले मॉर्निंग के अंदर आओ, फिर तुमको क्लाउड दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेन क्लॉज है यू। तो आपको क्या करना था? फाइंड की वर्ब रखनी थी। तो फाइंड की वर्ब क्या बनेगी? आपको टिक करना था यू विल फाइंड, तब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका 32 नंबर का क्वेश्चन। अब हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। अब 31 क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30th, कैन यू पे ब्लैंक ऑल दीज आर्टिकल्स, ठीक है, आउट, फॉर, ऑफ और ऑफ, इनमें से आपको फिल करना था। एक चीज नोटिस कीजिए, आपका जो एग्जाम है उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से भी पूछे गए, ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब क्या होता है जरा उसको समझ लेते हैं। वर्ब और वर्ब के साथ में अगर प्रीपोजिशन को मैं जोड़ देता हूं, वर्ब और उसके साथ में अगर मैं प्रीपोजिशन को जोड़ देता हूं, तो ये सब कंबाइंड होकर क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। अब फ्रेजल वर्ब का अलग ही मतलब होता है अपने आप में। जैसे लुक के बाद में अगर मैं क्या लगा देता हूं, लुक के बाद में अगर मैं फॉर लगा देता हूं, तो लुक क्या होती है, एक वर्ब होती है, और वर्ब के आगे मैंने क्या जोड़ दी, प्रेपोजिशन को जोड़ दिया, तो लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है, ठीक है ना। और तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है, और फ्रेजल वर्ब का मतलब ऐसा नहीं कि देखने से मतलब निकल कर आएगा, जो वर्ब है उसके मतलब निकल कर आएगा ना, ऐसा नहीं होगा, अलग ही मतलब निकल कर आएगा कुछ का कुछ, और वो मतलब हमें पता होना चाहिए। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। जैसे पुलिस आर स्टिल लुकिंग फॉर हर, पुलिस अभी तक उसकी तलाश कर रही है। तो लुक फॉर का मतलब क्या होता है, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, सर्च करना, क्लियर। इस तरह से फ्रेजल वर्ब होती है। अगर मैं लुक के बाद में अप लगा देता हूं, तो लुक अप का मतलब क्या होगा, लुक अप का मतलब कुछ और होता है, ठीक है, या मैंने कुछ और लगा दिया लुक का मतलब, लुक के बाद मैंने आफ्टर लगा दिया, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक केयर करना होता है, देखभाल करना होता है, ठीक है। तो ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। तो क्वेश्चन आपका यही था, इसमें कोई ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट काम नहीं करते, बस आपको पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में लर्न की हुई है। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं पहले, उनके सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो कैन यू पे फॉर ऑल द आर्टिकल्स, किसी चीज को अगर हम लोग पे करना चाहते हैं, इसकी कीमत या उसकी कीमत अदा करना चाहते हैं, तो दैट इज पे फॉर, ठीक है ना, पे फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, ये ग्रामर से क्वेश्चन था, इट वॉज रेनिंग, रॉय वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट, ठीक है। अब आप खुद देखो, मतलब हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन रॉय क्या हो गया, फिर भी रॉय बिना रेनकोट के चला गया बाहर, हालांकि बारिश हो रही थी और रॉय क्या हो गया, बिना रेनकोट के बाहर चला गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा सबसे पहले आप इवन का इस्तेमाल करते हो, इवन इट वाज रेनिंग, तो इवन तो कोई मतलब देता नहीं, इवन वो भी वहां आएगा, ठीक है ना। तो इवन तो किसी बात पर जोर देने के लिए करते हैं, यहां पर तो कोई सेंस जा नहीं रहा है। सेंस का इस्तेमाल क्योंकि के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए रॉय बिना रेनकोट के चला गया, तो ये तो सेंसलेस बात हो गई, ये गलत हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये आपका एलिमिनेट हो गया। अनटिल टाइम की बात बताता है, जब तक मैं नहीं आऊंगा ना तो वहां से मत निकलना, ठीक है ना। जब तक का मतलब अनटिल, तो अनटिल टाइम के रिस्पेक्ट की बात करता है, तो टाइम को तो ये शो किया नहीं जा रहा है यहाँ पर, तो बचता क्या है, ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी बंदा बिना रेनकोट के निकल गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किस पर टिक करना था, आपको टिक करना था ऑल्दो पर, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पर, 50 इयर्स ब्लैंक हाफ सेंचुरी, 50 इयर्स मिलकर कितने बना लेते हैं, एक हाफ सेंचुरी बना लेते हैं। अब आपको यहां पर फिल करना था वर्ब, मेक, मेड, मेक्स या फिर इज मेड। और मैं आपको ये बातें पहले भी बोल चुका हूं कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट होता है और उसके बाद जो वर्ब आती है, तो वर्ब केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, वर्ब केवल और केवल सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल जाएगी, ठीक है ना। ये बातें हम लोग कर चुके हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ओरिजिनल फॉर्म होती है, वो कैसी होती है, वो होती है आपकी प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, प्लूरल होती है। और अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देता हूं, अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देता हूं, तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है आपकी सिंगुलर, क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। जैसे राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट जाता है, तो राम आपका क्या था, राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, राम आपका सब्जेक्ट था जो कि सिंगुलर था, इसीलिए आपने क्या किया, गो में एस या ईएस को जोड़कर उसको कैसा बना दिया, उसको भी आपने सिंगुलर बना दिया। बात ही समझ में आ रही है। तो बस ऐसे ही यहां पर आपको करना था, 50 इयर्स मेक हाफ सेंचुरी या मेक्स हाफ सेंचुरी, क्या करना था, आपका सब्जेक्ट है ये, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है ये,
अब भले ही आप 50 साल है, ईयर्स आ रहा है, ईयर्स 50 ईयर्स 50 साल, लेकिन मैं 50 साल अलग अलग की बात नहीं कर रहा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 50 साल ऐसे बात नहीं कर रहा। मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि 50 साल हाफ सेंचुरी बनाते हैं। तो मतलब जो मैं बोल रहा हूं 50 साल वो एक थीम है कि ये चीज मिलकर ये चीज बना लेती है, और ये चीज क्या है, ये चीज एक चीज है कि ऐसा होकर ऐसा हो जाता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा है, आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको यहां पर किसका इस्तेमाल करना था, एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना था। अच्छा, सिंगुलर तो इस भी होता है, तो मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करूंगा। इसके बाद तो आईएनजी वाली फॉर्म आती है, मेड आता है, लेकिन वो तो उसमें आता है क्या बोलते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, और पैसिव वॉइस का सेंटेंस है नहीं, पैसिव वॉइस एक अलग चीज होती है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है नहीं। और एक फैक्ट बात है कि 50 साल मिलकर सेंचुरी बनाते हैं, और जो फैक्ट बात होती है, ट्रू बात होती है, ट्रूथ होता है जो, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। और ट्रूथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं तो या तो V1 आएगा या V1 के साथ में S या ES जुड़कर आएगा। क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिमिलर था इसीलिए हम लोग किस पर टिक करेंगे, हम लोग टिक करेंगे सी पर। यहां पर होगा 50 इयर्स मेक्स हाफ सेंचुरी, ठीक है। इयर्स को देखकर कई लोगों ने हो सकता है मेक पर टिक किया हो, बट टिक किस पे करना था, मेक्स पर। नोट डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 27, द बोट एज वेल एज इट्स क्रू, बोट और उसके साथ साथ क्रू, इसके जो क्रू थे वाज, या जो भी हेल्पिंग ऑफ यहां पर रखनी है, गॉन टू द बॉटम ऑफ द रिवर, बोट और उसके साथ साथ में उसका क्रू बोट के पानी के नीचे चला गया, रिवर के नीचे चला गया। अब जो ये क्वेश्चन लिया गया है ये टॉपिक से लिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूसरा लिखता हूं, सेंटेंस में लिखता हूं, द कैप्टन यू as well as your sister was in the wrong, in the wrong। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है आपके सामने, सेंटेंस लिखा हुआ है यू एज वेल एज योर सिस्टर, तुम और तुम्हारे सिस्टर was in the wrong, वो गलत थे। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपके सामने कोई सेंटेंस आता है, आपके सामने कोई सेंटेंस आता है, इसमें आपका ये पहला सब्जेक्ट है और उसके बाद आप इस्तेमाल करते हैं एज वेल एज का, टुगेदर विद का, टुगेदर विद का, अलोंग विद, अलोंग विद। अगर हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब लिखी हुई होती है, और इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब लिखी हुई होती है, तो जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा माना जाएगा। मतलब मैं वर्ब अगर रखूं तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखूं। तो हमेशा याद रहे कि अगर दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद इस तरीके से चीजें आती हैं, तो आने वाले टाइम पर जो वर्ब आती है वो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखी जाती है, ठीक है। इसका एक लॉजिक है, ऐसा क्यों होता है, अगर मैं उसमें गए तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, बट मैं सीधे यहाँ पर बता रहा हूं कि जो वर्ब रखी जाती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। जैसे मैंने बोला यू एज वेल एज योर सिस्टर वर इन द रॉन्ग, तो एज वेल एज से कौन कौन जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से यू, और मैंने योर सिस्टर को जोड़ रखा है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर तो दो लोग हो गए, दो लोग हो गए, तो यहाँ पर मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, वर्ब का इस्तेमाल करूंगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जो वर्ब रखी जाती है वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। अगर ये सिंगुलर होगा तो मैं वॉज करूंगा, अगर ये प्लूरल होगा तो मैं वर करूंगा। और यू के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर का। तो सेंटेंस क्या बोला जाएगा, यू एज वेल एज योर सिस्टर वर इन द रॉन्ग, और ये वर किसको देखकर आया है, यू को देखकर आया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द बोट एज वेल एज इट्स क्रू गॉन टू द बॉटम ऑफ द रिवर, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, एज वेल एज से किसको जुड़ा हुआ है, एक तो बोट को जोड़ा हुआ है और दूसरा किसको जोड़ा हुआ है, क्रू को जोड़ा हुआ है। अब बीच में जो वर्ब रखी जाएगी, बीच में जो वर्ब रखी जाएगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। और बोट जो वर्ड है ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, ये है आपका सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। इसका मतलब आपको ये तो पकड़ में आ ही चुका है कि अब मैं यहाँ पर जो भी वर्ब रखूंगा वो कैसी रखूंगा, वो एक सिंगुलर रखूंगा। तो जरा एलिमिनेट करते हैं हम लोग। देखिए
आर को मैंने एलिमिनेट कर दिया, आर आ नहीं सकता। हैव को मैंने एलिमिनेट कर दिया, ये प्लूरल के अंदर काउंट होता है। अब बचता है माइट और हैज। माइट क्या होता है? माइट एक मॉडल होता है और मॉडल हमेशा अपने बाद किसका इस्तेमाल करता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है। माइट क्या होता है? माइट एक मॉडल होता है और ये हमेशा अपने बाद किसका इस्तेमाल करता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है। और सेंटेंस में जो आपको गॉन दिया गया है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। और थर्ड फॉर्म से पहले मैं किसी मॉडल का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता। इसका मतलब आपने ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ए ऑप्शन। तो आपको यहां पर क्या फिल करना था? हैज। क्यों? बोर्ड सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट आते हैं 26 पर। 26 है आपका, द एम्प्लॉइज सेड दैट, एम्प्लॉइज ने कहा, they were no longer prepared to the ways of the new CEO। जो नया CEO आया है उनका तरीका हमें पसंद नहीं आया है। ठीक है ना? द एम्प्लॉइज ने क्या बोला? एम्प्लॉइज ने बोला कि दे वर नो लॉन्गर प्रिपेयर्ड, मतलब ज्यादा टाइम तक जो नया सीईओ आया है उसके जो काम करने के तरीके हैं वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम तक नहीं करेंगे उस चीज को। मतलब सहन करने की बात निकल के आ रही है। किसकी बात निकल के आ रही है? सहन करने की बात निकल के आ रही है। और सहन करने के लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसको बोलते हैं पुट अप विद। क्या इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है पुट अप विद। तो जो आपको टिक करना था वो टिक किस पर करना था? पुट अप विद पर। पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट, किसी को सहन करना। उसके नए तरीकों को हम लोग ज्यादा टाइम तक सहन नहीं कर पाएंगे। किस पर टिक करना था आपको? पुट अप विद पर टिक करना था। ऑप्शन यहां पर नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि फ्रेजल वर्ब का सवाल था तो सीधे फ्रेजल वर्ब ही लिख दी गई है यहां पर। नेक्स्ट है आपका, इट वाज ड्यू टू हिज लेथार्जी, इट वाज ड्यू टू हर लेथार्जी दैट द प्लान फेल्ड, दैट द प्लान फेल। ठीक है, ये उसकी लिथार्जी मतलब उसके ढीले रवैये के कारण ऐसा हुआ है कि हमारा प्लेन क्या हो गया? प्लेन क्या, सॉरी, हमारा जो प्लान है वो क्या हो गया? हमारा प्लान खराब हो गया। ठीक है, हमारा प्लान क्या हो गया? खराब हो गया। तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल की जाती है वो होती है फॉल थ्रू। और क्योंकि पास्ट की बात है तो इसने फेल का इस्तेमाल कर दिया है, फेल थ्रू। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मतलब कोई चीज ना हो पाना, असफल हो जाना, फेल हो जाना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इट वाज ड्यू टू हिज लेथार्जी, ये उसके ढीले रवैये के कारण ऐसा था कि उसका जो प्लान था वो क्या हो गया? फेल थ्रू हो गया। फॉल थ्रू होता है, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल बनता है। तो आपको थ्रू का इस्तेमाल करना था, जो ऑप्शन थे उसमें आपको थ्रू का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24, इसमें लिखा हुआ है, इन माय प्रीवियस जॉब, मेरी जो प्रीवियस जॉब थी, आई वाज अलाउड, मतलब मुझे ऐसा अलाउ किया हुआ था, ओनली 120 मिनट्स ब्रेक, केवल 1 मिनट का ब्रेक, सॉरी 1 मिनट नहीं 120 मिनट, ठीक है ना, 120 मिनट का ब्रेक ही मुझे अलाउड था। अब देखो इसने यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर दिया? इसने यहाँ पर ओनली का इस्तेमाल कर दिया, मात्र। इसका मतलब होता है मात्र, केवल, केवल 120 मिनट का ब्रेक मुझे क्या था? अलाउड था। मतलब एक ही ब्रेक था, और जब एक ही ब्रेक था तो यहाँ पर ऑब्वियसली ब्रेक्स आएगा या ब्रेक आएगा? ब्रेक आएगा, इतना तो समझ में आता है। और आप लोगों को टिक किस पे करना था? मैंने शायद ब्रेक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ऑप्शन में ब्रेक है, BRAKE। ठीक है, इसमें तो आप टिक करेंगे नहीं तो ब्रेक मारने वाला हो गया। बचता क्या आपके पास? ब्रेक्स करेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे ब्रेक्स तो हुए नहीं है। तो आपको किस पर टिक करना था? आपको टिक करना था ब्रेक पर, ऑप्शन नंबर सी पर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था। अगर कोई इस वाले क्वेश्चन को गलत करके आ रहा है तो वो बाकी स्टूडेंट से पीछे हुआ है, बाकी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पीछे हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो PQRS वाले हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन, टेक केयर।